गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12th का एक लेक्चर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको निकालने के तीन डेरिवेशन पूछे जाते हैं। पहला है एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल, सेकेंड at an equatorial point of a dipole, at any point due to dipole। तो हम सबसे पहले इसको करते हैं। देखिए, इसके लिए हमें एक डाइपोल लेना पड़ेगा। अच्छा, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल आप लोगों ने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं, इक्वल चार्जेस होते हैं और अपोजिट चार्जेस होते हैं। तो इसको हम माइनस क्यू कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम प्लस क्यू कंसीडर कर लेते हैं। अब इसकी जो लेंथ है ये 2L है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 2L होती है। हमें क्या करना है, इस डाइपोल के एक्सियल मतलब डाइपोल की ही लाइन में हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है और एक पॉइंट कंसीडर करना है P। यहीं पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, डाइपोल का एक मिड पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, इसको ऐसे ओरिजिन मान लेते हैं और ये ओरिजिन से P की डिस्टेंस R कंसीडर कर लेते हैं। देखिए, यही फिगर है। इस फिगर को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये हम आपको बता रहे हैं एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। अब आप ये बताइए, अगर ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर इसकी लेंथ 2L है, तो ये अगर हम इसको हाफ हाफ कर देंगे तो ये L और L हो जाएगा। कहने का मतलब ये लेंथ L हो जाएगी और ये भी लेंथ L हो जाएगी। इतना क्लियर है? अब हमको ये बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू। थोड़ा सोच करके बताइए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू। इस माइनस क्यू के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? तो पहले इसकी लेंथ आप लोग कंसीडर करिए। ये इतना R है और ये L है। तो देखिए, यहाँ पर VP मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, ये आपका हो जाएगा 1/4πε0 K। चार्ज आपका माइनस क्यू है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे माइनस क्यू और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R प्लस L है। यहाँ से यहाँ तक R है और ये L है, तो ये R प्लस L हो जाएगा। इसी तरीके से एक स्टेटमेंट और बनाना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू। अब इस प्लस क्यू के कारण P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा?
अच्छा, इसको हम Vp ना लेकर के V1 लेंगे और इसको V2 लेंगे, ठीक है। तो अब ये भी आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अच्छा, यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू है तो यहाँ पर प्लस क्यू अपॉन, अच्छा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये r है, r में इस l को माइनस कर दीजिए तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी, तो हम इसे r माइनस l लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमें रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालना है, क्या, रिजल्टेंट पोटेंशियल एट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, निकालना है। देखिए, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके कारण निकला है और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके कारण निकला है, तो हमारा रिजल्टेंट पोटेंशियल कैसे निकलेगा, इस फार्मूले से निकलेगा, V = V1 + V2, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देना है, तो पुट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा समझिएगा, फिगर को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो V = क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q अपॉन R + L, ये आपका V1 की वैल्यू हो गई, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R - L, वैल्यू रख दिए। अब वैल्यू रखने के बाद दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर Q भी ले लेते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर ये चीज़ें कॉमन हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा, थोड़ा सोचिए, ये निगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव वाले को पहले ले लेते हैं, कहने का मतलब 1/R - L पहले ले लेते हैं, निगेटिव 1/R + L बाद में ले लेते हैं, क्लियर। ये R - L पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला पहले हो गया, ये R + L निगेटिव है, निगेटिव वाला बाद में रख लिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए, अगर हम Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लेते हैं और यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो ये A + B A - B का फार्मूला लग जाएगा, R² - L² हो जाएगा, और ये चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर, लेकिन ब्रैकेट में जाएगा R + L माइनस R - L, ठीक। अब Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर हो जाएगा R + L माइनस R + L, और नीचे क्या आ जाएगा, R² - L², क्लियर। अब थोड़ा सा नीचे मिटा लेते हैं, ये तो समझ में आ ही गया होगा। देखिए, यहाँ पर R और -R कट हो जाएगा,
दैट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, L और L ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखिए फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग स्मॉल p से लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है Q मल्टीप्लाई 2L। ठीक है। अब ये Q मल्टीप्लाई 2L देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, Q मल्टीप्लाई 2L। तो इन दोनों को हटा करके इसकी जगह पे P लिखा जा सकता है ना। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इन दोनों की जगह पर हम स्मॉल p लिख सकते हैं और नीचे क्या आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। सिंपल है, अगर इसको ध्यान दोगे ना तो कोई डेरिवेशन बहुत कठिन नहीं है, आसान है। अब यहाँ पे ये देखिए जो हम फिगर बनाए थे उसमें L क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल का हाफ। इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत छोटा होता है, मतलब इतना छोटा होता है कि उसको आप माइक्रो में ले सकते हैं, है ना। माइक्रो नैनो में उसकी लेंथ मेज़र की जाती है। तो L और R के कंपैरिजन में L बहुत छोटा है, R बड़ा है। तो यहाँ हमको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, बट L इज सो स्मॉलर देन R, L इज सो स्मॉलर देन R। अगर L R से बहुत छोटा है तो हम यहाँ से L को हटा सकते हैं। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा इंटू P, और यहाँ से L स्क्वायर को गायब कर दिए तो ये हो गया R स्क्वायर। इस तरीके से हमको ये जो पोटेंशियल है, ये रिजल्टेंट पोटेंशियल मिलेगा कहाँ पर, एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। ठीक है। अब इसके बाद हम आपको क्वेश्चन ये सेकंड पॉइंट कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको बताते हैं। नाउ we will start second point। सेकेंड पॉइंट, अब हम सेकेंड पॉइंट पर जाएंगे। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। अब पहले तो ये जान लें कि इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल होता क्या है। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका डाइपोल है, मान लीजिए कि ये आपका डाइपोल है। डाइपोल में ये आपका माइनस Q और ये प्लस Q होगा। इसका मिड पॉइंट ओरिजिन है। मिड पॉइंट से डाइपोल के परपेंडिकुलर अगर हम कोई पॉइंट P कंसीडर करते हैं तो इस पॉइंट को हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पर। तो अगर हम ओरिजिन से अगर इसकी डिस्टेंस को r मान लेते हैं और इस डाइपोल की लेंथ 2L कंसीडर हमेशा की जाती है, तो अगर हाफ हाफ लेंगे तो ये L हो जाएगा, ये L हो जाएगा। ये तो बट नेचर है।
ओरिजिन आपका मिड पॉइंट है। मान लीजिए हमने इसको माइनस क्यू से मिला दिया और इसको हमने प्लस क्यू से मिला दिया, तो थोड़ा सोच के बताइए, ये डिस्टेंस आपका r है, ये डिस्टेंस आपका r है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हम ये वाली लेंथ निकाल सकते हैं? सॉरी, ये r नहीं है, ये l है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हम ये वाली लेंथ निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। ये r है, ये l है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और ये वाली लेंथ भी ये इतनी होगी, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब ये फिगर को ध्यान में रखना है और हमें डेरिवेशन सॉल्व करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू। इस माइनस क्यू के कारण P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? इसको हम V1 कंसीडर कर लेते हैं। V1 का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। चार्ज क्या है? माइनस क्यू है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। सिंपल है। वैसे एक स्टेटमेंट और बनाएंगे। एक फ़ोन आ गया था। अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू। इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? इसको हम V2 कंसीडर कर लेंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर प्लस क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अगर हमें रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालना है, रिजल्टेंट पोटेंशियल एट P ड्यू टू डाइपोल, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। V इक्वल टू V1 प्लस V2 ऐड करना पड़ेगा, जैसे उसमें ऐड किए थे। अब देखिए, ये टर्म और ये टर्म सेम है ना? केवल इसके साथ निगेटिव लगा है, इसके साथ पॉजिटिव लगा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा? 0। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 कब होगा? एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट है, अब इसको, ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन पढ़ना तो ही कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, डेरिवेशन तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन फ़िलहाल आप डेरिवेशन इसका तैयार कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ओके बच्चों, थर्ड पॉइंट, एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। देखिए,
फिगर थोड़ा सा बड़ा करके आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये डायपोल है, ठीक है, ये माइनस क्यू यहाँ लीजिएगा, प्लस क्यू, ये आपका ओरिजिन हो गया। अब वैसे तो ये परपेंडिकुलर है, लेकिन हमको परपेंडिकुलर में नहीं लेना है, हमको यहाँ कहीं लेना है पॉइंट, यहाँ पर कोई पॉइंट P लेना है और यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग ओरिजिन से जोड़ देंगे, ठीक है, और इस डिस्टेंस को कंसीडर कर लेंगे, ये डिस्टेंस r है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है। अब थोड़ा इसको समझे रहिएगा कि हम क्या क्या वैल्यू ले रहे हैं। ये O है तो OP इक्वल टू क्या है, R, क्लियर। और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये कंसीडर किया है ना, ये है नहीं, नीचे है नहीं, इसको कंसीडर किया गया है। किस लिए कंसीडर किया गया है, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट को हम M मान लेंगे, इस पॉइंट को हम N मान लेंगे। अच्छा बच्चों, ये तो L है, ये भी L है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो एंगल बना रहा है ओरिजिन के साथ, ये थीटा बना रहा है, ये एंगल आपका थीटा बन रहा है। तो क्या आप OM बता सकते हैं? देखिए, किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको हाइपोटेनस मालूम है और ये थीटा मालूम है, ये परपेंडिकुलर मालूम है, और आपसे कोई ये पूछ रहा है, इस फिगर को इस फिगर में सोचिए। अच्छा, ये फिगर भी लगभग इसी की तरह है। अगर हमें ये पता लग गया तो हमारा ये वैल्यू और ये वैल्यू पता लग जाएगी, क्लियर है ना। तो ये बताइए, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से कॉस थीटा इक्वल टू, अगर इसकी जगह पर x मान लें तो क्या हम इसे x अपॉन L लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, L कॉस थीटा। कहने का मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, L कॉस थीटा। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी L कॉस थीटा हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, L कॉस थीटा हो जाएगी, क्लियर। ये केवल समझाने के लिए दिए थे। अब आप इस P से इस माइनस Q को मिला दीजिए, इस P से इस प्लस Q को मिला दीजिए। देखिए, यहाँ पर वैल्यू को लगभग कंसीडर किया जाएगा। जो वैल्यू बेटा PM होगी वही वैल्यू आपकी P से लेकर के यहाँ तक होगी। तो क्या आप PM बता सकते हैं कितना होगा, PM आपका होगा, देखिए ये पूरा R है, इसमें अगर L cos थीटा माइनस कर दे, मतलब R में से L cos थीटा माइनस कर दे तो ये PM निकल जाएगा, और यही PM इसके बराबर होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R माइनस L cos थीटा।
अच्छा, जो वैल्यू पी एन होगी वही वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की होगी। तो बेटा ये आपका आर है और ये इतना एल कॉस थीटा है, तो बताइए पी एन कितना होगा? आर प्लस एल कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। ठीक है ना, अब हम क्या लिखेंगे? बिल्कुल सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू। माइनस क्यू के कारण ये कितना होगा? ये तो हो गया ना, अब इसको तो पता लग गया कि ये आर प्लस एल कॉस थीटा होगा, ये वैल्यू। तो बताइए V1 इक्वल टू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर आपका माइनस क्यू और ये हो जाएगा ये वैल्यू आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, अब आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इसको शॉर्टकट लिख लिए, एट पी ड्यू टू प्लस क्यू। इस प्लस क्यू के कारण पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? तो V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर प्लस क्यू है तो ये प्लस क्यू अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा। ये वैल्यू डिस्टेंस बताती है। ठीक है ना, अब इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये आपका फिगर है ना। फिगर बेटा जितना बेटर बनाओगे उतना बेटर आपको एग्ज़ाम में रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा, अगर रिज़ल्टेंट अगर पूछा जाए, रिज़ल्टेंट पोटेंशियल एट पी, तो V इक्वल टू क्या होगा? V1 प्लस V2। क्लियर है? सेम प्रोसेस चला रहे हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल में तीनों डेरिवेशन में प्रोसेस सेम है। V इक्वल टू V1 प्लस V2 हमें निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो चार्ज हैं। ठीक है ना। अब इस फिगर को आप ध्यान में रखिएगा। बताइए V इक्वल टू क्या होगा? इन दोनों में कॉमन क्या है? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये कॉमन है दोनों में। अच्छा, कॉमन क्या नहीं है? 1/r माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस एल कॉस थीटा। ये दोनों कॉमन नहीं है, इसको हमने ब्रैकेट में रख लिया। अब देखिए, अब इसमें हाँ V इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो थोड़ा सोच करके बताइए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो होगा। हाँ, ये चीज़ इधर चली आएगी, ये चीज़ इधर चली आएगी, लेकिन ब्रैकेट में आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ब्रैकेट ऊपर वाला खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा,
आर प्लस यल कॉस थीटा माइनस आर प्लस यल कॉस थीटा, नीचे तो वही रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस आर प्लस आर कट हो गया, तो v इक्वल टू क्या मिलेगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यल कॉस थीटा 2l कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए q इंटू 2l, अभी पिछले लेक्चर में ही बताए थे ये स्मॉल p के बराबर होता है, तो v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये q और 2l को हम क्या लिख लेंगे, p कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इन कंपैरिजन आर एंड यल बहुत छोटा है, अगर यल छोटा है तो यल कॉस थीटा भी बहुत छोटा ही होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको पूरा गायब कर देंगे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा बट एल कॉस थीटा स्मॉलर देन वेरी स्मॉलर देन आर, ये एल कॉस थीटा इस आर से बहुत छोटा है, इसलिए हम इसको हटा देंगे। तो v इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना। हाँ, तो यहाँ पर हमें एक ये रिलेशन मिलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। इस तरीके से आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये आपका आज कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो लेक्चर होगा वो लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब मान लीजिए कि अभी तक तो आप 2 चार्ज लिए, 1 चार्ज लिए, अब मान लीजिए बहुत सारे चार्ज हैं, वो सिंपल है ना, तो इसको हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल मतलब जैसे, अच्छा स्फेरिकल सेल मतलब एक प्लास्टिक की बॉल है ना, मतलब अंदर से हॉलो है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस बॉल के अंदर कितना होगा, उस बॉल के सरफेस पर कितना होगा, उस बॉल के बाहर कितना होगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसके लिए आपको केवल फार्मूला जानना ज़रूरी है। तो फार्मूला हम आपको अगले लेक्चर में बता देंगे। अब आता है इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन। ये वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड पर डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे, थैंक यू। Good morning student. Today we will start electric potential due to a system of charges, a small topic, and the formula of electric potential due to uniformly charged thin spherical cell. तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे। ये कह रहा है कि आप कि एक सिस्टम में सो मैनी चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं,
जैसे मान लीजिए ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में आपका चार्ज Q1, Q2, Q3 ऐसे ऐसे करके Qn चार्जेस हैं, और इन चार्जेस की वजह से आपको पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो सबकी डिस्टेंस दे रखी है, ये R1 है, ये R2 है, R3 है, Rn है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1 के कारण P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K डॉट Q1/R1। ये Q1 है, ये डिस्टेंस R1 है, तो Q1/R1। V2 भी ऐसे ही निकलेगा, यहाँ हो जाएगा Q2/R2। V3 भी निकलेगा Q3/R3। उसी तरीके से Vn भी निकलेगा Qn/Rn। तो रिजल्टेंट पोटेंशियल ये आपका V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn तक लिया जाएगा। ये एल्जेब्रिक सम होता है। इन सम में कॉमन टर्म ये है, तो हमने कॉमन टर्म अलग कर लिया, और जो अनकॉमन टर्म है उसको हमने ब्रैकेट में Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस डॉट 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 Qn/Rn करके ले लिया। इस तरीके से सिस्टम ऑफ चार्जेस का हम किसी पॉइंट पर पोटेंशियल आसानी से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। मान लीजिए आपके पास एक हॉलो स्फेयर है। क्या है? हॉलो स्फेयर, जैसे प्लास्टिक की बॉल। तो हॉलो स्फेयर का कोई ना कोई रेडियस होगा, मान लीजिए कैपिटल R रेडियस है, और ये स्फेयर Q चार्ज से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इस स्फेयर के सरफेस पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, कहीं पर कम या ज़्यादा नहीं, इक्वल अमाउंट में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि इस सेल के बाहर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, सरफेस पर एक पॉइंट Q ले लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, स्फीयर के अंदर एक पॉइंट S ले लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तीन तरह से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, तो तीनों का फार्मूला आप याद कर लीजिए। V एट P, V एट Q, V एट S। P पर फार्मूला 1/4 पाई नॉट K Q अपॉन स्मॉल r। सेंटर से जो डिस्टेंस इस P की है वही आपको यहाँ लेना है, लेकिन अगर पॉइंट सेल से बाहर है, स्फेरिकल सेल से बाहर है तब, लेकिन 1/4 पाई नॉट K एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन कैपिटल R कब लेंगे? जब आप सरफेस पर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल R लेना पड़ेगा। R मीन्स रेडियस ऑफ द सेल, और यही फार्मूला बेटा यस के लिए भी होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन कैपिटल R। कहने का मतलब चाहे सरफेस पर पोटेंशियल निकालना हो, चाहे सेल के अंदर पोटेंशियल निकालना हो, दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन सेल के बाहर पोटेंशियल अलग होगा। मेरे ख्याल से ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट
हम आपको रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, इसको आप लोग उतार लीजिए। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इसको जानने से पहले थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो चार्ज है, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा डायरेक्शन होता है, वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है, लेकिन अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होता है। पहली चीज़ तो आपको ये जानना ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ आपको ये जानना ज़रूरी है, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अपने चार्ज को ले जाना है। हमको ये जानना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अपने चार्ज को, जो कि कंसीडर किया गया है, उसको ले जाना है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाते हैं तो इसका पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। मतलब अगर इसका पोटेंशियल मान लीजिए कि 20 वोल्ट है, तो ये यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और हमें अपने चार्ज को इस तरफ ले जाना है, अपने चार्ज को इस तरफ ले जाना है, तो भी हमें ये जानना पड़ेगा कि अगर ये 20 वोल्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो इस डायरेक्शन में कम होना चाहिए, इस डायरेक्शन में ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर मतलब हमारा 30 वोल्ट होना चाहिए। कहने का मतलब जिस तरफ एरो बना है उस तरफ का वोल्टेज कम होगा, और जिस तरफ एरो नहीं है उस तरफ का वोल्टेज ज़्यादा होगा। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक चार्ज लेते हैं प्लस क्यू, एक चार्ज लेते हैं प्लस क्यू। तो अभी मैंने प्लस क्यू के लिए क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है। तो हमने एक लाइन खींची और उस लाइन में हमने ये दिखा दिया कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ है। अब हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट बी लेंगे और बी पर एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट ले लेंगे, और इसको हमको
ए तक ले जाना है। मान लीजिए इस ए बी की डिस्टेंस डी आर है। अच्छा एक चीज़ देखिए, इस ओ बी को हमने कई छोटे छोटे पार्ट में बांटा है, तब हमारा ये जो ए बी होगा ये डी आर, ठीक है। और बाद में हमें इस चार्ज को प्लस Q0 को छोटे छोटे डिस्टेंस में आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते थे, तो ये भी धीरे धीरे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही आएगा। क्लियर। तो अब आप ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, हमको इधर जाना है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। क्लियर। अब आप ये बताइए B का पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि A का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अभी मैंने आपको बताया है कि B का पोटेंशियल कम होगा और A का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो A के पोटेंशियल को क्या हम V प्लस dV ले सकते हैं? भाई जब हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस dr ले रहे हैं, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल भी तो dV ही होगा। भाई स्मॉल पोटेंशियल होगा ना। तो इस तरीके से अगर हम B के पोटेंशियल को V ले रहे हैं, तो A का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V प्लस dV हो जाएगा। क्लियर। अब जो हम वर्क कर रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क जो कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल वर्क किसके बराबर होगा, किस पर कर रहे हैं, Q0 पर कर रहे हैं और किसके अपोजिट कर रहे हैं, E के अपोजिट कर रहे हैं। तो इसका फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स का फार्मूला हो जाएगा -Q0E। ठीक है। अब आप ये बताइए, स्मॉल वर्क डन मतलब प्लस Q0 को A तक लाने में जो वर्क, एक्सटर्नल वर्क किया जा रहा है, स्मॉल वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q0 फ्रॉम B टू A। Q0 को B से A तक ले जाने में जो स्मॉल वर्क डन है वो कितना होगा। वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और जो फोर्स लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट आपका dr। अच्छा यहाँ पे निगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि हम यहाँ निगेटिव ले चुके हैं, है ना, तो यहाँ पर नहीं लेंगे। अब ये ऊपर से वैल्यू हम इसमें डाल देंगे -Q0E इंटू dr dw। क्लियर। अब इस Q0 को आप इसके नीचे ले जाइए, dw अपॉन Q0 इक्वल टू -E डॉट dr। ये किसी का फार्मूला है, ये पोटेंशियल का फार्मूला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वर्क डन अपॉन चार्ज।
अच्छा, ये स्मॉल वर्क डन है तो हमारा जो पोटेंशियल होगा वो भी स्मॉल पोटेंशियल होगा। तो स्मॉल पोटेंशियल आपका क्या है, dV। तो क्या हम इसकी जगह पर dV लिख सकते हैं, माइनस ई डॉट dr। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये रहा E, पोटेंशियल dV। तो एक तरीके से हमारा रिलेशन हमारा तैयार हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में। ठीक है बेटा, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन इसको समझिएगा कि कैसे कैसे। देखिए हमेशा हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं और एक चार्ज होता है, गिवन होता है। ठीक है, ये चार्ज हमको कंसीडर करना होता है। चलिए ठीक है, ओके। और इसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे इक्वी पोटेंशियल ऑन द सरफेस, इक्वी पोटेंशियल ऑन द सरफेस। ओके बेटा। नाउ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, पूरा बोर्ड भर दिया गया है और भरने का रीज़न ये था कि थ्योरी है, इसलिए पहले डिफिनीशन जान लीजिए। एनी सरफेस दैट हैज़ सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज प्लस क्यू है, तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इसके चारों तरफ एक फील्ड तैयार हो जाती है। ठीक है, अब ये जो फील्ड आपकी तैयार हुई है ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होती है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होती है। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम कोई पॉइंट चार्ज लेते हैं, अगर हम कोई पॉइंट चार्ज लेते हैं तो उसके चारों तरफ एक फील्ड तैयार हो जाती है और वो फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होती है और इक्वी पोटेंशियल होती है। मतलब उस सब जगह पोटेंशियल इक्वल होता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए 10 वोल्ट है पोटेंशियल, तो यहाँ भी 10 वोल्ट होगा, यहाँ भी 10 वोल्ट होगा। तो मतलब पोटेंशियल चारों तरफ इक्वल होता है। तो इस सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहेंगे। ऐसा सरफेस किसी कारणवश, अब वो कारण तो पॉइंट चार्ज ही है, ऐसा सरफेस जो किसी कारणवश इक्वी पोटेंशियल हो गया है, उसी को, उस सरफेस को ही हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पॉइंट चार्ज ही हो। कभी कभी एक रॉड ले लिया जाता है, एक रॉड ले लिया जाता है और इस रॉड, मान लीजिए इस रॉड का चार्ज Q है, जैसे ये पॉइंट चार्ज है, ये लीनियर चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है और ये कैसा चार्ज है, लीनियर चार्ज है, एक रॉड है। तो इसके कारण भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है। तो आपने गॉस लॉ में पढ़ा क्या था कि इसके चारों तरफ एक सिलेंडर के रूप में एक गॉसियन सरफेस होता है।
तो गॉसियन सरफेस पर अगर मान लीजिए हम इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर आपसे पूछे कि पोटेंशियल कितना होगा, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस हर जगह इक्वल होगी। सिलेंडर है, सिलेंडर का एक सेंटर है, सेंटर से सिलेंडर के चारों तरफ का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर 10 वोल्ट है तो यहाँ भी 10 वोल्ट होगा, यहाँ भी 10 वोल्ट होगा, यहाँ भी 10 वोल्ट होगा। इसका मतलब ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, मतलब सिलेंडर के चारों तरफ वाला एक सरफेस, ये कैसा सरफेस है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इसको आप लोग बना लेंगे। अब देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है नो वर्क इज डन, काम ही नहीं होता है इन मूविंग टेस्ट चार्ज, अगर हम टेस्ट चार्ज को मूव कराते हैं फ्रॉम इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है, कैसा सरफेस है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हमको क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर चार्ज को ले जाना है। इस पॉइंट पर मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और एक चार्ज प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। हमको इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाना है। तो आप ये सोचिए कि ये सरफेस इक्विपोटेंशियल है। कहने का मतलब इस पॉइंट पर भी अगर मान लीजिए 10 वोल्ट है पोटेंशियल, तो इस पॉइंट पर भी तो 10 वोल्ट ही पोटेंशियल होगा। जब इसका पोटेंशियल ही नहीं चेंज हो रहा है, आपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि जैसे हम किसी चार्ज को जब यहाँ ले आते हैं तो इसका पोटेंशियल V होता है और ये V प्लस dV हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। और जब दोनों का पोटेंशियल बराबर ही है तो वर्क होगा? वर्क नहीं होगा। तो इस तरीके से नो वर्क इज डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। अब देखिए जैसे एक पॉइंट चार्ज हमने लिया Q, एक पॉइंट चार्ज हमने लिया Q, इसके चारों तरफ एक फील्ड तैयार हो गई। अगर ये प्लस Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। ये अभी मैंने आपको समझाया। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ है? यही तो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये परपेंडिकुलर नहीं है? क्या ये परपेंडिकुलर नहीं है? हाँ, ये परपेंडिकुलर है। इसलिए ये सेकेंड पॉइंट इसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। थर्ड पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड फार्दर अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। इसको ध्यान दीजिएगा
क्यू चार्ज के कारण जो फील्ड तैयार होती है क्यू के नज़दीक देखिए क्यू के जो नज़दीक वाली फील्ड है और उससे अगली वाली जो फील्ड है, दोनों के बीच में गैप कम है। लेकिन जैसे ही हम अगली फील्ड में जाते हैं, हमारा गैप बढ़ जाता है, और आगे जाएंगे तो और गैप हमारा बढ़ जाएगा, और आगे जाएंगे तो और गैप हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो सबसे नज़दीक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम उसका पोटेंशियल मान लो 5 वोल्ट लेते हैं 5, तो उसका अगला आपका अगर मान लीजिए हमने 10 वोल्ट लिया है, तो दोनों के बीच का गैप 5 है, तो इसकी अगली फील्ड लाइन का वोल्टेज 20 होगा, उसके अगली का होगा 60 और उसके अगले का होगा 150। मतलब स्टार्टिंग में जो हमारी फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है। ये देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड, हमारी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो इसमें क्या कह रहा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ये सारे। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस जब हमारी स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है तो ये सरफेस नज़दीक नज़दीक होते हैं, लेकिन जब हम दूर चले जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाती है, वीक हो जाती है, और वहाँ पर फार्दर अपार्ट हमारी बीच की मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो गैपिंग है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक नहीं होती है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण कोई एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तैयार होती है। ऐसे ऐसे करके जैसे हम नदी में एक पत्थर फेंकते हैं तो बहुत सारी तरंगें उठती हैं ना, हैं, तो वो हर तरंग आपकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि ये जो क्यू चार्ज है केवल एक फील्ड नहीं तैयार करके देता है, मतलब अपने बगल से धीरे धीरे छोटा छोटा सर्किल आगे बढ़ाते जाइए तो हमें इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस मिलते हैं। जो नज़दीक वाले इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं वो क्लोजर होते हैं, जो दूर दूर वाले इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं वो फार्दर होते हैं, उनके बीच की गैपिंग ज़्यादा होती है। अब देखिए लास्ट पॉइंट, नो टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जितने भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। थ्योरी है और कुछ फिगर है, फिगर भी आप बना करके समझा सकते हैं, लेकिन ये 5, 10, 20 केवल अपने दिमाग के लिए रखिएगा बस, इसको वहाँ मत लिखिएगा, क्योंकि लिखेंगे तो फिर वो पूछना चालू करेंगे ये 5, 10, 20 कहाँ से आ गया। ठीक है,
ओके, आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। हैव ए गुड डे बेटा। थैंक यू।